हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स में चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर का टॉपिक पढ़ेंगे, द स्केलर प्रोडक्ट। क्या है आज का हमारा टॉपिक? द स्केलर प्रोडक्ट। इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ईजी वे में और एक एक डिटेल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आपसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? द स्केलर प्रोडक्ट। तो देखो, हमने वेक्टर्स पढ़े थे चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4 में हमने वेक्टर्स पढ़े थे। उन वेक्टर्स को कैसे यूज़ करते हैं, उनका एडिशन कैसे करते हैं, उनका एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, वो हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब क्या है? वेक्टर्स है। वेक्टर्स की डेफिनेशन क्या थी? जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, उनको हमने क्या कहा था? वेक्टर्स कहा था। तो हमें वेक्टर्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना तो आता है, लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे? जो वेक्टर्स है उनका मल्टीप्लिकेशन। इस चैप्टर में हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी कि वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हम क्या पढ़ेंगे। हमें इस चैप्टर में ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है? कि जो वेक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो वेक्टर्स को दो टाइप से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक तो होता है वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट। देखो, एक तो क्या है? फर्स्ट है स्केलर प्रोडक्ट। क्या है? फर्स्ट स्केलर प्रोडक्ट। और एक सेकंड होता है वेक्टर प्रोडक्ट। सेकंड क्या होता है? वेक्टर प्रोडक्ट। मतलब वेक्टर को हम दो टाइप से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वेक्टर को कितने टाइप से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? दो टाइप से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक टाइप क्या है? स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरे टाइप को हम क्या कहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। तो अब स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है? सपोज करो हमारे पास दो वेक्टर है ए एंड बी। हमारे पास क्या है? दो वेक्टर है ए एंड बी, और इन दोनों वेक्टर का अगर हमने मल्टीप्लाई किया और अगर हमारे पास आंसर क्या आया? स्केलर। आंसर क्या आया अगर हमारे पास? स्केलर। दो वेक्टर्स थे, उन दो वेक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आंसर क्या आता है? स्केलर क्वांटिटी आती है। अगर आंसर स्केलर क्वांटिटी आती है तो हम क्या कहेंगे? इन वेक्टर्स का हमने क्या किया? स्केलर प्रोडक्ट। कि जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर स्केलर आता है तो उस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। तो अब समझ ही गए होंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट किसे कहेंगे। कि अगर फिर से वही हमारे पास दो वेक्टर है और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आंसर क्या आ जाए? आंसर भी अगर हमारा वेक्टर हो, ठीक है, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर आंसर भी अगर हमारा क्या हो? वेक्टर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर आंसर स्केलर हो तो उसे हम क्या कहेंगे? स्केलर प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर अगर आंसर भी क्या हो? वेक्टर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट। तो जो स्केलर प्रोडक्ट है उसको हम शो करते हैं ए डॉट बी से। स्केलर प्रोडक्ट को हम किससे डिफाइन करते हैं? ए डॉट बी। कहीं पर अगर लिखा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसका मतलब वो किसको इंडिकेट कर रहा है? स्केलर प्रोडक्ट को। इसे पढ़ेंगे क्या हम? ए डॉट बी। क्या पढ़ेंगे हम इसे? ए डॉट बी। तो इसलिए इसे डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? डॉट प्रोडक्ट। क्या कहेंगे इसको? डॉट प्रोडक्ट। तो कहीं पर दो वेक्टर्स है, हमारे पास क्या है? दो वेक्टर्स है। सपोज करो ये है वेक्टर ए, ये क्या है? हमारा वेक्टर ए, और ये हमारा क्या है? वेक्टर बी, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा। तो ये हमारे पास दो वेक्टर्स थे, इन दोनों वेक्टर्स का हमने क्या किया? स्केलर प्रोडक्ट। तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए डॉट बी। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। और उसको डिफाइन कैसे किया है? तो उसको डिफाइन किया है ए बी कॉस थीटा। कि जो दो वेक्टर्स है उन दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट को किस टाइप से डिफाइन किया है? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। स्केलर प्रोडक्ट को ही हम और क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को ही हम और क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट। और उसे डिफाइन कैसे किया है? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर ए जो है वो क्या? स्केलर है, बी भी स्केलर है, कॉस थीटा भी स्केलर है। तो इसलिए जो आंसर आया वो हमारा क्या आया? स्केलर आया। ठीक है, अब इसी को मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ ए बी कॉस थीटा। यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगा दूँ, कोई फर्क पड़ेगा क्या?
या इसी को मैं क्या करूँ, बी को पहले लिख दूँ और ए को बाद में लिख दूँ। क्या करें हम, बी को पहले लिख लेते हैं और ए को बाद में लिखे, और अब यहाँ पर भी मैं क्या करूँ, ब्रैकेट लगा दूँ। तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो देखो अब हमें पता है ये जो है ये हमारा क्या है, वेक्टर ए है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा वेक्टर बी है, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो मुझे ये बताओ इस वेक्टर बी का ए के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा। ये एंगल थीटा है, हमें पता है थीटा की साइड वाला जो कंपोनेंट है वो कौन सा कंपोनेंट आता है, कॉस थीटा। थीटा के डायरेक्शन में, थीटा की साइड जो कंपोनेंट आता है वो कौन सा आता है, कॉस थीटा। तो इस बी का ए के डायरेक्शन में, बी का ए के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा, बी कॉस थीटा। इस डायरेक्शन में बी का कंपोनेंट क्या आएगा, ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो है ये क्या है, बी कॉस थीटा। इसी टाइप से अगर मेरे पास ये क्या है, ये है वेक्टर ए, और ये क्या है मेरा वेक्टर बी। ठीक है, ये हमारा क्या है, वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, और इन दोनों के बीच का फिर से एंगल कितना है, थीटा। तो मुझे ये बताओ, ये अगर वेक्टर ए है तो वेक्टर ए का इस डायरेक्शन में, वेक्टर ए का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा। तो हमें पता है जिस डायरेक्शन में थीटा एंगल बनता है उस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट आता है, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट। जिस डायरेक्शन में के साथ थीटा एंगल बनता है तो मतलब इस डायरेक्शन में ए का क्या कंपोनेंट आएगा, ए कॉस थीटा। तो ये जो है यहाँ से अगर मैं एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, ये क्या हमने ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर, ये हमने क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर। तो यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस किसके इक्वल रहेगी, ए कॉस थीटा के इक्वल। तो ये जो डायरेक्शन, ये किसकी डायरेक्शन है, वेक्टर ए की डायरेक्शन, ये किसकी डायरेक्शन है, वेक्टर बी की डायरेक्शन। और इसी डायरेक्शन में क्या है, ए का कौन सा कंपोनेंट, या यूँ कहे इस ए की डायरेक्शन में बी का कौन सा कंपोनेंट है, बी कॉस थीटा। इसी टाइप से ये जो है ये वेक्टर ए है, और ये जो है ये क्या है, वेक्टर बी। हमें पता है थीटा वाली डायरेक्शन में, हमें पता है थीटा वाली डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आता है, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट। ये हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है। तो अगर आपने चैप्टर नंबर 4 की हमारी वीडियोस नहीं देखी है तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए अपना वाला अजीज़ बोहरा क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 4 प्लेलिस्ट। तो वहाँ पर हमारी प्लेलिस्ट आ जाएगी, उसमें चैप्टर नंबर 4 की सारी वीडियोस अवेलेबल है। उन वीडियोस को देखिएगा, उसके बाद यहाँ पर आइएगा। तो यहाँ पर क्या है कि अगर इस डायरेक्शन में ए है तो ए का इस डायरेक्शन में, थीटा वाली डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा, ए कॉस थीटा। तो यहाँ से अगर मुझे इसे डिफाइन करना है किसे, ए डॉट बी को, तो ये ए तो क्या हो गया, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा क्या है, वेक्टर ए की डायरेक्शन में बी का कंपोनेंट। बी कॉस थीटा क्या है, वेक्टर ए की डायरेक्शन में बी का कंपोनेंट। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड। तो इसे, इस कंपोनेंट को ही हम प्रोजेक्शन ऑफ बी भी कहते हैं। इसी को हम और क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी। ये बी कॉस थीटा है, बी कॉस थीटा को हम और क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी। यहाँ पर ये जो ए कॉस थीटा है, इस ए कॉस थीटा को हम क्या कहेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए। ए कॉस थीटा को और क्या कहेंगे हम, प्रोजेक्शन ऑफ ए। कहाँ पर है, बी पर। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी। यहाँ पर ये क्या है, बी कॉस थीटा, ये क्या है, बी कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा को हम क्या कहेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ बी। बी कॉस थीटा को हम क्या कहेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ बी। और किस पर प्रोजेक्शन है, ये जो प्रोजेक्शन है किस पर है, वेक्टर ए पर है। तो इसलिए हम कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन टू ए, कि बी का प्रोजेक्शन किस पर, ए पर। ये जो ए कॉस थीटा है इसको हम क्या कहेंगे, ए वेक्टर ए का प्रोजेक्शन। ए कॉस थीटा क्या है, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन किस पर है, वो ऑन टू बी, बी पर। वेक्टर ए का प्रोजेक्शन किस पर, बी पर। तो अगर यहाँ से मुझे ए डॉट बी को डिफाइन करना है तो हम क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए। ये क्या है, बी का प्रोजेक्शन किस पर, ए पर। या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, अगर इस वाली लैंग्वेज में अगर इसको अगर हमें डिफाइन करना है तो इसको हम क्या बोल देंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड, और क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी। तो ये उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, ए डॉट बी के इक्वल है। तो यह यूँ कहें हम कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड
कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। ये क्या है, बी का कंपोनेंट, किसकी डायरेक्शन में, ए की डायरेक्शन में। और इसको क्या कहेंगे, बी का मैग्नीट्यूड और ए का कंपोनेंट। ये क्या है, ए का कंपोनेंट, किस डायरेक्शन में, बी की डायरेक्शन में। तो देखो वेक्टर ए डॉट बी का मतलब क्या हुआ, ए का मैग्नीट्यूड और बी का कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, बी का मैग्नीट्यूड और ए का कंपोनेंट किसकी डायरेक्शन में, बी की डायरेक्शन में। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखो ये जैसे ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या है, ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो बी ए कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, बी डॉट ए लिख सकते हैं क्या, ए डॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ बी ए है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी डॉट ए। तो हमारे पास क्या आ गया, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। हमारे पास क्या आया, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। इसका मतलब ये जो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट है वो कौन से रूल को फॉलो करता है, कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है मतलब ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनके ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो, दोनों इक्वल रहेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं कि जो वेक्टर्स है, वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट कौन से रूल को फॉलो करता है, कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है। तो आया है, सभी को समझ में आ रहा है ना, सभी को आ रहा है समझ में। हाँ, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कर देना कि सर समझ में नहीं आ रहा। तो हमने क्या कहा कि ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। और वो किसको फॉलो करता है, कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है। मतलब ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, बी डॉट ए के इक्वल। इसी के टाइप से अगर हमारे पास लिखा है ए डॉट बी प्लस सी, क्या लिखा है, ए डॉट बी प्लस सी, तो किसके इक्वल रहेगा, इस ए का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, हमने क्या किया, इस ए का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हो जाएगा, इस ए डॉट बी, ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन, फिर ए का मल्टीप्लाई किस में होगा, सी में, तो ए डॉट सी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है कि ए को हमने क्या कर दिया, अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ए को हमने क्या कर दिया, अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो भी इन दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, उनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। तो जो स्केलर प्रोडक्ट है किसका, वेक्टर्स का, वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव रूल को भी फॉलो करता है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। ठीक है, इतना आया है समझ में, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना। हाँ, अब अगर मेरे पास समझ लो क्या है, तीन एक्सिस है, ये है एक्सिस एक्स, ये है वाई और ये है जेड। तो हमें पता है एक्स डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, आई कैप, वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर जे कैप और जेड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, जल्दी से बोलो क्या होता है जेड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, के कैप। एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप, वाई डायरेक्शन में जे कैप और जेड डायरेक्शन में के कैप। तो अगर मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी, आई कैप डॉट आई कैप, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, आई कैप डॉट आई कैप। तो आई कैप क्या है, वेक्टर है, आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर कि हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, यूनिट वेक्टर का मीनिंग क्या होता है कि जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 होता है, और उसके डायरेक्शन एक सिर्फ वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को। कि आई कैप है, इसका मतलब किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्स डायरेक्शन को। वाई कैप, जे कैप है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वाई डायरेक्शन को। तो अगर मुझे निकालना है आई डॉट आई, तो आई डॉट आई क्या हो जाएगा, वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड, वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। तो वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, तो यहाँ मैं लिखूंगा 1 × 1, और कॉस थीटा, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन बिटवीन टू वेक्टर्स। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो ये आई कैप है और दूसरा आई कैप भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, इन दोनों के बीच का एंगल 0 है। देखो अगर सपोज करो ये है आई कैप और दूसरा आई कैप इस डायरेक्शन में होता तो इन दोनों के बीच में कुछ एंगल होता, 30, 20, 40 कुछ ना कुछ एंगल होता। अब मैं क्या करूँ, इस एंगल को धीरे 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 कम करते जाओ और इस दूसरे आई कैप को भी यहाँ पर ले आओ। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0। देखो अभी कुछ एंगल है, अब मैं क्या करूँ, इस एंगल को धीरे धीरे कम करते 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 इस दूसरे आई कैप को भी अगर इसी डायरेक्शन में ले आओ तो एंगल कम होते 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 कम होते होते कितना हो जाएगा, एंगल 0। तो दोनों आई कैप में के बीच में एंगल कितना है, 0। तो यहाँ पर थीटा की स्पेस पे मैं क्या लिख दूंगा, cos 0।
अब यहाँ पर ये बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि cos 0 की वैल्यू क्या होती है। तो देखो इसका मैं एक ट्रिक बताता हूँ कि जो cos 0 है, cos 0 की वैल्यू होती है 1 और cos 90 की वैल्यू होती है 0। देखो cos 0 वो 0 था, उसको बहुत कोसा लोगों ने, 0 था तो उसको बहुत कोसा, इतना कोसा इतना कोसा कि वो क्या बन गया, नंबर 1 बन गया। क्या बन गया, नंबर 1। 0 को इतना कोसा, 0 को इतना कोसा कि वो क्या बन गया, 1 बन गया। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। और उसका उल्टा तो cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। cos 0 की वैल्यू अगर 1 है तो cos 90 उसका उल्टा हो जाएगा, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये cos 0 है, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ लिख दिया मैंने 1। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1। मतलब आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू कितनी आई, 1। आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू कितनी आई, 1। तो जैसे आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू 1 आई, वैसे ही जे कैप डॉट जे कैप की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1। के कैप डॉट के कैप की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1। यही प्रोसेस हम इन तीनों के लिए फॉलो करेंगे। जैसे आई कैप डॉट आई कैप के लिए निकाला, वैसे जे कैप डॉट जे कैप के लिए निकालेंगे। के कैप डॉट के कैप के लिए जब हम निकालेंगे तो सभी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ पर इस चीज़ को मैं लिख देता हूँ कि आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, इसके बाद अब अगर मैं निकालता हूँ किसकी वैल्यू, आई कैप डॉट जे कैप, मैं अगर किसकी वैल्यू निकालूँ, आई कैप डॉट जे कैप, तो यहाँ मैंने लिखा आई कैप डॉट जे कैप। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 और cos थीटा, cos थीटा है, थीटा मतलब एंगल बिटवीन आई एंड जे, एंगल बिटवीन आई एंड जे। तो आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल कितना है, कितना है एंगल, जल्दी बताओ। ये है आई कैप और ये है जे कैप, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ मैंने लिख दिया cos 90। लेकिन हमें तो पता है cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 0, तो कितना हो जाएगा, 0। मतलब आई कैप डॉट जे कैप की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। आई कैप डॉट जे कैप की वैल्यू कितनी आ गई, 0। इसी टाइप से जे और के बीच में भी एंगल कितना है, 90। के और आई के बीच में भी एंगल कितना है, 90। तो इन सभी के बीच में एंगल 90 है। इसलिए जो आई कैप डॉट जे कैप है और जे कैप डॉट के कैप है और के कैप डॉट आई कैप, इन सभी की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यहाँ से हम याद कैसे रखेंगे, बच्चे इसमें भी बहुत कंफ्यूज होते हैं कि किसकी वैल्यू 1 और किसकी वैल्यू 0। तो जो सेम है, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, तो सेम वाले का स्केलर प्रोडक्ट क्या आएगा, 1। और डिफरेंट वाले मतलब आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, तो ये डिफरेंट वाले का स्केलर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। सेम वालों का स्केलर प्रोडक्ट 1। सेम जो यूनिट वेक्टर्स है, ये क्या है हमारे यूनिट वेक्टर, जो सेम यूनिट वेक्टर्स है उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, 1। और जो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स है उनका स्केलर प्रोडक्ट कितना होगा, 0। ठीक है, आ गया समझ में। अब फिर से हमने बात करते हैं कि हमारे पास क्या है, दो वेक्टर्स है, एक है वेक्टर ए और दूसरा है वेक्टर बी। क्या ले लेते हैं हम, दो वेक्टर्स, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी। तो वेक्टर ए सपोज करो कितना गिवन है हमें, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। और जो वेक्टर बी है वो कितना गिवन है हमें, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये क्या गिवन है हमें, दो वेक्टर्स गिवन है और हमसे कहा है कि ए डॉट बी फाइंड आउट करो। क्या कहें हमसे कि ए डॉट बी फाइंड आउट करो, मतलब इन दोनों वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट निकालो या डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट ही बोलते हैं और इसे और क्या कहते हैं हम, डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट, फिर क्या लिखूँ मैं, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब देखो हमने क्या कहा कि जो वेक्टर्स है उनका डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है मतलब इस ए एक्स आई कैप का हम क्या करेंगे, इन तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस इस ए वाई जे कैप का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस
इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कर देते हैं। इस ए एक्स आई कैप का मैंने मल्टीप्लाई किया किसमें, बी एक्स आई कैप में, तो यहाँ मैंने लिख दिया बी एक्स आई कैप, प्लस इस ए एक्स आई कैप का मैंने मल्टीप्लाई किया किसमें, बी वाई जे कैप, तो मैंने यहाँ लिखा ए एक्स आई कैप डॉट बी वाई जे कैप। ठीक है, इसी टाइप से मैं क्या करूँगा, प्लस इस ए एक्स आई कैप का मल्टीप्लाई करूँगा किसमें, बी जेड के कैप में। मैंने इस ए एक्स आई कैप का मल्टीप्लाई इन तीनों में कर दिया तो मेरे पास ये वैल्यू आई। लेकिन हमें तो पता है, क्या पता है कि आई डॉट जे क्या होता है, 0, आई डॉट के क्या होता है, 0। तो इन सभी की इस वाली टर्म की वैल्यू तो क्या हो गई 0, इस वाली टर्म की वैल्यू क्या हो गई 0। और हमें ये भी पता है कि आई डॉट आई की वैल्यू कितनी होती है, आई डॉट आई की वैल्यू होती है 1। तो इसलिए ये आई डॉट आई तो क्या हो गया 1, और यहाँ पर क्या बचा, ए एक्स बी एक्स, और ये टर्म हो गई 0, ये टर्म हो गई 0। तो जैसे हमने इसका इन तीनों में मल्टीप्लाई किया, वैसे इस सेकंड टर्म का भी हम क्या करेंगे, इन तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब j का i में मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा, j का जब j में मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या आएगा 1, और जब j का इस k कैप में मल्टीप्लाई होगा तो वो भी क्या हो जाएगा 0। तो सिर्फ इसका कौन सा वाला टर्म बचेगा, इसके साथ वाला, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए वाई बी वाई, प्लस बाकी सब तो क्या हो गए 0 हो गए, और j डॉट जे कितना हो गया 1। जैसा इसके लिए किया ना, वैसा कि वैसा इसका जब हम इन तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, ए वाई बी वाई। इसी टाइप से जब इसको हम इन तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, और जब इस k को हम k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए जेड बी जेड, क्या आएगा हमारे पास, ए जेड बी जेड, और k डॉट के कितना हो जाएगा 1। तो इससे हमें यह पता चला, क्या पता चला कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है और उनका हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट। हमारे पास क्या है, अगर दो वेक्टर्स है और उनका हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट, तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ क्या करना रहेगा, हमें करना रहेगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। मतलब आई वाले कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर दो, प्लस जे से जे वाले कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर दो, प्लस के से के वाले कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर दो। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। आ रहा है समझ में, आ रहा है ना समझ में सभी को। हाँ, तो जब भी हमें क्या कहे कि ए डॉट बी निकालो तो कैसे निकालेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अब अगर हमें कह दे, क्या कहें हमें कि क्या निकालो, ए डॉट ए, क्या निकालो, ए डॉट ए, कि ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, और उनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। और हमें अगर कह दे कि ए डॉट ए निकालो, तो ए डॉट ए निकालने के लिए क्या करेंगे हम, फिर से वही ए, यहाँ पे मैं एक बार लिख दूंगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट, फिर से क्या लिखूंगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये लिख देंगे हम। फिर से हमने क्या करेंगे, आई के कोफिशिएंट का आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, जे के कोफिशिएंट का जे के कोफिशिएंट से, और के कोफिशिएंट का के कोफिशिएंट से। तो आई का कोफिशिएंट क्या है, ए एक्स, यहाँ भी आई का कोफिशिएंट क्या है, ए एक्स, तो क्या हो जाएगा, ए एक्स इंटू ए एक्स प्लस ए वाई इंटू ए वाई प्लस ए जेड इंटू ए जेड, ये आएगा हमारे पास। तो ए एक्स क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर, ये होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो अगर हमें कहे ए डॉट ए निकालो, और हमें ये भी पता है, क्या पता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। वी नो दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो ये ए डॉट ए क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, ए डॉट ए क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। तो ए और ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और कॉस थीटा, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड ए। तो ए भी इसी डायरेक्शन में है और दूसरा ए भी उसी डायरेक्शन में रहेगा। तो कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। थीटा की वैल्यू कितनी होगी, देखो हमें पता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा।
ए डॉट ए क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 0, क्योंकि इसी डायरेक्शन में ए है और दूसरा ए भी उसी डायरेक्शन में होगा। तो ए कॉस 0 और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसलिए इसके मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 1, या इसी को हम क्या लिखे ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना आया हमारे पास, अंडर रूट ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट, ये स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। इतना क्लियर है। तो अगर हमें कहे कि ए डॉट ए निकालो, तो ए डॉट ए कितना आ जाएगा, ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और ये क्या है ए का मैग्नीट्यूड है, और ये तो हमने चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ा था कि ए का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब अगर क्या हो जाए कि ये हमें दे दे कि ये एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है, दो वेक्टर हमें गिवन है और उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, और हमें कहे कि क्या निकालो ए डॉट बी निकालो, क्या कहे हमें कि ए डॉट बी निकालो। तो हमें पता है ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी क्या होता है ए बी कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 90 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितनी है 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, तो यहाँ से ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ए डॉट बी 0 कब आएगा, जब इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो 90 डिग्री, जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो स्केलर प्रोडक्ट क्या आता है 0, ए डॉट बी कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पर हमारा स्केलर प्रोडक्ट फिनिश होता है। मैंने बिल्कुल हर चीज़ बताने की कोशिश की। हमने क्या कहा कि स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है, मतलब ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो दोनों इक्वल है। वह डिस्ट्रीब्यूटिव रूल को भी फॉलो करता है, मतलब ए को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर हमने क्या कहा कि सेम जितने भी यूनिट वेक्टर्स है, सेम यूनिट वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है 1, उनका डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, और जो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स है उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है 0। फिर हमें कहा कि अगर हमें दो वेक्टर्स गिवन है और उन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालने का कहे या स्केलर प्रोडक्ट निकालने के लिए कहे, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या रहेगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। फिर अगर हमें कहे कि ए डॉट ए निकालो, तो ए डॉट ए क्या हो जाएगा, अंडर रूट या ए डॉट ए मतलब ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब अगर हमें कहे कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स है उनका स्केलर प्रोडक्ट निकालो, तो दोनों का एंगल बीच में कितना है 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब उनका स्केलर प्रोडक्ट कितना आएगा 0 आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।